हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अमेरिकन सुपरनैचुरल ड्रामा टेलीविजन सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम मैनिफेस्ट है। एक स्टोन फैमिली जमैका के एक एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी फ्लाइट का वेट कर रही होती है। एयरलाइन के थ्रू अनाउंसमेंट होती है कि ज्यादा बुकिंग हो जाने की वजह से कुछ पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट 828 में ट्रांसफर किया जाएगा जो कुछ देर बाद टेक ऑफ करेगी। एक पुलिस डिटेक्टिव मिकेला, उसका भाई बेन और उसका विकलांग बेटा कैल फ्लाइट 828 से जाने का डिसाइड करते हैं, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स पहली वाली फ्लाइट से घर चले जाते हैं। अगले सीन में तीनों फ्लाइट 828 में बैठे हैं और फ्लाइट के लैंड करने का वेट कर रहे हैं। अचानक एक तूफान आता है और फ्लाइट में बैठे सभी लोगों को एक झटका लगता है। फ्लाइट की मेन लाइट्स भी ऑफ हो जाती है जिस वजह से इमरजेंसी लाइट्स को ऑन करना पड़ता है। सभी लोगों में एक दहशत फैल जाती है। 1 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वे JFK एयरपोर्ट के लिए अपनी उड़ान कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पायलट को दूसरे एयरपोर्ट पर उतरने के लिए कहा जाता है। जो ऑपरेटर उन्हें दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहता है वो थोड़ा नर्वस होता है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर कुछ मिलिट्री और मेडिकल टीम के लोग भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। कंफ्यूजन में होते हुए भी पायलट फ्लाइट को लैंड कर देते हैं। NSA वैंस का डायरेक्टर ही मेन इन्वेस्टिगेटर होता है। वो उन कंफ्यूज पैसेंजर्स को बताता है कि जमैका से उनकी फ्लाइट 7 अप्रैल 2013 को चली थी, लेकिन करंट डेट 4 नवंबर 2018 है। उस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स पिछले 5.5 साल से मिसिंग थे और उन्हें डेड मान लिया गया था। उसके बाद सीन उस दिन शिफ्ट होता है जिस दिन वो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे। मिकेला न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव की पोस्ट पर काम करती है। वो अपनी फैमिली को देखकर सोचती है कि इन हंसते हुए चेहरों के पीछे कितना स्ट्रेस छुपा है। उसके भाई बैन और उसकी वाइफ ग्रेस की शादी को 15 साल हो चुके हैं और वे अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा कैल और एक बेटी ओलिव है। कैल को जन्म से ही ल्यूकीमिया की बीमारी है और उसके पास जीने के लिए बस 6 महीने बचे हैं। बेन और ग्रेस हमेशा अपने बेटे के बारे में सोचते रहते हैं, उसे बचाने का कोई उपाय ढूंढते रहते हैं। उधर मिकेला की माँ भी उसे हर टाइम शादी करने के लिए कहती रहती है। मिकेला को अभी रिसेंटली उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जेरेड ने प्रपोज किया है, लेकिन वो उसको रिप्लाई देने के लिए थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि वो अभी भी रिसेंटली हुए एक ट्रॉमा से रिकवर कर रही है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। पैसेंजर्स को लगता है कि ये उनके साथ किसी तरह का मजाक चल रहा है, पर जल्दी ही उन्हें रियलाइज होता है कि वैंस एकदम सीरियस होकर बात कर रहा है। उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि उन पैसेंजर्स की एज 1 दिन भी नहीं बढ़ी है। NSA वाले जब उनसे इस बारे में पूछते हैं तो उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता। उन्हें रात भर एक कैंप में रखा जाता है और एक एक करके सभी से अलग अलग पूछताछ की जाती है। उन सभी के आंसर्स सेम होते हैं और उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। 36 घंटे बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और सनसनी मचा देती है। पैसेंजर्स के परिवार वाले अपने उन लोगों से मिलने के लिए एयरपोर्ट की ओर दौड़ते हैं जिनको वे काफी टाइम पहले मरा हुआ मान बैठे थे। ये उन पैसेंजर्स और उनके परिवार वालों के लिए एक क्रेजी एक्सपीरियंस होता है। बेन अपनी बेटी से मिलता है जो अब टीनेजर हो गई है। कैल ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी बहन अब उसकी लंबाई से दोगुनी हो गई है। ग्रेस भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब बेन और मिकेला को उन लोगों से पता चलता है कि उनकी माँ 2 साल पहले मर गई है। एक साथ इतनी सारी बातों को डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वे पहले घर जाकर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। साइंटिस्ट उस एयरप्लेन की जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें घटना के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। मिकेला थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसका फियांसे जेरेड एयरपोर्ट पर उससे मिलने नहीं आया था। वो अपने ऑफिस में उससे मिलने जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक सीनियर डिटेक्टिव से होती है। 5 साल तक मिसिंग होने के बावजूद वो उसका ऑफिस में फिर से वेलकम करता है। फ्लाइट 828 की वापसी के अलावा 2 लड़कियों को उनके घर से किडनैप किए जाने की खबर ने भी टीवी पर तहलका मचा दिया है। जेरेड इस केस का मेन डिटेक्टिव होने की वजह से काफी बिजी होता है। जेरेड से मिलने के बाद मिकेला को पता चलता है कि जेरेड के उससे ना मिलने की वजह ये केस नहीं है, बल्कि ये है कि उसने पिछले साल उसकी बेस्ट फ्रेंड लोर्ड्स से शादी कर ली है। मिकेला इसलिए भी हैरान है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी और जेरेड की एंगेजमेंट को अभी बस 2 ही दिन हुए हैं। घर लौटने पर बेन सबसे पहले कैल को डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने ल्यूकीमिया को ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है और अब कैल 6 महीने से ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस बीच जब मिकेला एक बस से घर लौट रही होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो ड्राइवर
ड्राइवर को स्पीड कम करने के लिए कह रही है। उसे वो आवाज इतनी तेज सुनाई देती है कि वो ड्राइवर पर जोर से चिल्ला देती है और एक बच्चे को बस से टकराने से बचा लेती है। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन एक सानवी नाम की मेडिकल रिसर्चर से होता है। वो भी फ्लाइट 828 में थी और अब वो 5 साल बाद अपने ऑफिस में काम करने जा रही है। लापता होने से पहले उसने जो रिसर्च सबमिट की थी उसका यूज करके पिछले 2 सालों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज किया जा रहा है। उसके कोवर्कर उसका वेलकम करने के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगले दिन मिकेला जब जॉगिंग के लिए जाती है तो एक गेट के अंदर से 2 कुत्तों को भौंकते हुए देखती है। वो दूसरी बार अपने दिमाग में आवाज सुनती है। इस बार आवाज उन्हें छुड़ाने के लिए कहती है। वो कुछ सोचती है और फिर जॉगिंग कंटिन्यू करती है। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम हो जाती है लेकिन उसे आवाज सुनना बंद नहीं होती। आधी रात को मिकेला फिर से कुत्तों के पास जाती है और थोड़ी देर बाद बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और तब पता चलता है कि उसे भी सेम आवाजें सुनाई दे रही थी। वे दरवाजा तोड़कर उन कुत्तों को बाहर निकाल देते हैं पर उन आवाजों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताने का प्रॉमिस करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नजर उन पर है और अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं। अगले दिन पुलिस उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। मिकेला को परेशानी से दूर रखने के लिए जेरेड इसे अपने पास रखता है। वो मिकेला से पूछता है कि उसने कुत्तों को फ्री क्यों किया, लेकिन उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। वे दोनों कुत्तों को ढूंढते हैं और माफी मांगने के लिए उनके ओनर के पास जाते हैं। जैसे ही मिकेला कुत्तों के पास आती है उसे फिर से वो आवाजें सुनाई देती हैं जो उन्हें छुड़ाने के लिए कहती है। जेरेड कुत्तों के मालिक से बात करता है और उसे सारी बात समझाता है लेकिन मिकेला उन आवाजों के कारण वहाँ फोकस नहीं कर पाती। वो अचानक अपने आप एक कमरे का दरवाजा तोड़ देती है। अंदर 2 लड़कियां होती हैं जिनको कुछ दिन पहले किडनैप कर लिया गया था। वो आवाजें उससे कुत्तों को नहीं बल्कि उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए कह रही थी। ये देखकर जेरेड हैरान हो जाता है पर उसके पास ज्यादा कुछ समझने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसको किडनैपर को पकड़ना होता है। पुलिस फोर्स को यकीन हो जाता है कि मिकेला जॉब करने के लिए एकदम रेडी है क्योंकि उसने आते ही इतना बड़ा केस एकदम से सोल्व कर दिया था। दूसरी तरफ बैन और उसकी फैमिली बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं कि तभी ग्रेस को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसे मिस करता है। बैन के आने से पहले वो एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी लेकिन बैन से ये बात बताने की उसकी अभी तक हिम्मत नहीं होती। जितने भी लोग उस फ्लाइट 828 का हिस्सा थे उनको सबको हल्का हल्का हेडेक होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें तुरंत एयरपोर्ट जाने के लिए कह रहा है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अचानक बिना किसी ट्रिगरिंग के एयरप्लेन ब्लास्ट हो जाता है। जब एनएसए को पता चलता है कि ब्लास्ट के टाइम 20 पैसेंजर्स वहाँ पर मौजूद थे तो उन सबको पूछताछ के लिए लाया जाता है। जब उनसे पूछताछ होती है तो सब लोग एक जैसा सेम आंसर देते हैं कि उनका अपने आप ही एयरपोर्ट जाने का मन कर रहा था। 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है लेकिन अधिकारी उन पर कड़ी नजर रखने के लिए कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे उनसे कुछ छिपा रहे हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम बैन को अपने दिमाग में एक स्पेसिफिक ट्यून सुनाई देती है। ये आवाजें किसी और को नहीं सुनाई देती जिससे उसे अपनी मानसिक हालत पर डाउट होता है। एक इवेंटफुल मॉर्निंग के बाद वो और ग्रेस कैल को कीमोथेरेपी के लिए ले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात सानवी से होती है। ये पता लगने पर कि वो भी फ्लाइट 828 में थी वो चौंक जाते हैं क्योंकि उसके द्वारा डिस्कवर की हुई थेरेपी से ही कैल का इलाज किया जा रहा है। इसी बीच मिकेला अपने ऑफिस जाती है और लॉर्ड्स को देखती है। एक टाइम पर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी पर अब मिकेला उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। बेन जब एक सिग्नल को क्रॉस कर रहा होता है तो उसे फिर से वो ट्यून सुनाई देती है और वो इस बार उसको फॉलो करने का फैसला करता है। वो एक स्ट्रीट सिंगर रेड के पास पहुंच जाता है जो खुद उस फ्लाइट में था। उसे पता चलता है कि पहली बार फ्लाइट में बैठने की वजह से रेड अपने 13 साल के बेटे को अपने पड़ोसी के घर छोड़ कर गया था लेकिन अब उसका बेटा एडियो जेल में है और उस गरीब आदमी को कोई भी उससे मिलने नहीं दे रहा है। जेरेड को रेड की हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। NYPD में अपने कनेक्शन का यूज करके वो रेड और उसके बेटे एडियो की मीटिंग फिक्स करवाता है। एडियो को उस ज्वेलरी शॉप से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है जिसमें वो काम करता था लेकिन वो कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। एडियो झूठ भी बोल सकता है लेकिन बैन को ऐसा लगता है कि एडियो ने चोरी नहीं की है। घर पर बैन मिकेला
मिकेला से कहता है कि उन आवाजों के बारे में ग्रेस को भी नहीं पता चलना चाहिए। वो नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि वो उस 5 साल पहले वाले बेन से अलग है, स्पेशली इसलिए क्योंकि जब वो दोनों एक साथ अकेले होते हैं तब भी वो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। अगले दिन ग्रेस को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे जल्दी से जल्दी बेन को उनकी रिलेशनशिप के बारे में बताने को कहता है। जब वो उसे समझा रही होती है तो मिकेला उसकी बातें सुन लेती है। वो बेन को कुछ भी नहीं बताने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ग्रेस को जल्दी से कोई डिसीजन लेने को कहती है। इसके बाद वो एडियो के केस की जांच पड़ताल करती है और उसके हिसाब से सारे सबूत एडियो के ही अपराधी होने का दावा करते हैं। उसने वो नौकरी पाने के लिए भी फर्जी आईडी का यूज किया था। रेड एक बार फिर एडियो से मिलने जाता है, लेकिन एडियो अब भी बार बार यही कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। उसने तो उस फर्जी आईडी का यूज बस जॉब को पाने के लिए किया था, और वो ऐसी जगह चोरी क्यों करेगा जहां जॉब पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। रात को ग्रेस कैल को नए खिलौने खरीद कर देती है क्योंकि उसने उसके सारे पुराने खिलौनों को डोनेट कर दिया था, पर वो अपने फेवरेट खिलौनों को काफी मिस करता है। अब ओलिव से ये पता चलता है कि उसने ग्रेस को बिना बताए वो खिलौने एक स्टोरेज यूनिट में रख दिए थे। वो बेन के साथ स्टोरेज यूनिट से सामान लेने जाती है और बेन को पता चल जाता है कि ये यूनिट ग्रेस के बॉयफ्रेंड डैनी की है। इससे पहले कि बेन उन बॉक्स को उठा पाए उसे फिर से वो ट्यून सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसे रियल में ही सेम ट्यून सुनाई देती है। वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि ये तो ज्वेलरी शॉप ओनर के बेटे की रिंगटोन है। इसने ही वो सारी ज्वेलरी चुराई है और सारा ब्लेम उस बेचारे एडियो के ऊपर डाल दिया है। बेन तुरंत पुलिस को फोन करता है और उसे अरेस्ट करवा देता है। आखिरकार एडियो जेल से छूट जाता है और रेड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक दिन मिकेला अपना फेसबुक पेज देखती है तो उसे कई सालों पहले लॉर्ड्स के मैसेज दिखाई देते हैं। इससे उसे लॉर्ड्स के साथ दोस्ती की याद आ जाती है। वो लॉर्ड्स के घर जाती है और उसकी सारी गलतियों को माफ करके फिर से वो दोनों एक हो जाती हैं। दूसरी तरफ बेन ग्रेस से उसके अफेयर के बारे में बात करता है और अपने हस्बैंड और बेटे की मौत के गम से बाहर आने के लिए किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बनाने के लिए ग्रेस को ब्लेम नहीं करता है। ग्रेस इतने समझदार आदमी को अपने हस्बैंड के रूप में पाकर अपने आप को बहुत ग्रेटफुल महसूस करती है। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जो उन सभी पैसेंजर्स में से सबसे ज्यादा बोलने वाली होती है। वो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के लिए जाती है और सरकार पर कुछ छिपाने का आरोप लगाती है। जब वो रात को न्यूज देख रही होती है तो कोई उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। कुछ ही घंटों में पुलिस उसके घर को घेर लेती है। बेन को भी इसके बारे में न्यूज के थ्रू पता चलता है और वो अपनी फैमिली को भी केयरफुल होने के लिए कहता है, क्योंकि कैली की मौत फ्लाइट 828 का पैसेंजर होने की वजह से भी हो सकती है। उसे सानवी का फोन आता है जो कहती है कि उसे कैल के ब्लड में एक अनोखा प्रोटीन मिला है जो उस फ्लाइट में जाने से पहले नहीं था। वे रिसर्च करके उस प्रोटीन के बारे में और जानने के लिए इस बात को सीक्रेट ही रखने का डिसाइड करते हैं। कॉल के बाद मिकेला और बेन मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैली के घर जाते हैं, पर वेंस उन्हें रोक लेता है और फ्लाइट 828 से जुड़े किसी भी मामले को नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताकर उन दोनों को वहां से बाहर कर देता है। बाहर आने पर उन्हें कैली का हस्बैंड टेलर मिलता है जो बताता है कि उसकी वाइफ को कल किसी की कॉल आई थी और इससे पहले वो इसके बारे में उससे और पूछते वो चला जाता है। मिकेला को बार बार उसके दिमाग में एक फ्रेज ऑन योर ट्रूथ सुनता रहता है। उसे याद आता है कि केली ने भी इंटरव्यू में ऑन योर ट्रूथ जैसी बात कही थी और उसे रियलाइज होता है कि कैली के किलर को उसे ही ढूंढना है। उसके बाद वो और बेन टेलर से बात करने उसके घर जाते हैं जो कैली के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। उसको और उसकी मेड दोनों को यही लगता है कि कैली को इंटरव्यू की वजह से ही मारा गया है। जब उनके घर गेस्ट आने लगते हैं तो वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि इससे मिकेला को उसके दोस्त एवी की मौत की घटना याद आ जाती है। फ्लाइट के लापता होने से कुछ महीने पहले मिकेला और एवी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एवी की उस दुर्घटना में मौत हो जाती है और कार मिकेला ड्राइव कर रही थी, इसलिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अपने ट्रूथ को ऑन करने के लिए वो एवी के पेरेंट्स के घर जाती है और उसकी माँ से मिलती है। पिछली बार जब मिकेला यहाँ आई थी तो उन्होंने उसे घर से बाहर कर दिया था क्योंकि वे उसे देखना नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार बेवरली उसे अंदर बुलाती है। हालांकि उसका पति अभी भी एवी की मौत के लिए मिकेला को ही दोषी मानता है। इसके बाद मिकेला अपने ऑफिस
ऑफिस जाती है और जेरेड से मिलती है। कैली के बारे में थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि वो और उसका हस्बैंड एक डाउनटाउन मॉल के मालिक है। मिकेला को याद आता है कि कल कैली के बारे में बात करते हुए मेड ने भी एक मॉल का जिक्र किया था। हो सकता है उस जगह पर उन्हें वो आंसर्स मिल जाए जिनको वो ढूंढ रहे हैं। और इसी इंटरेस्टिंग मोड पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।